Hi guys, we are back again and आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट वाइन मेकिंग। ओके, सो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है जो अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस में आता है विच इज़ वाइन मेकिंग। सो हम कैसे ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन, मतलब हम ग्रेप्स से वाइन बनाते कैसे हैं, एक जनरल प्रोसेस। एंड देन I will be telling you that what are the different types of wine और वाइन्स में हम क्लासिफिकेशन बेसिकली करते कैसे हैं, लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट कौन सी ड्राई वाइन है या सेमी ड्राई है, स्वीट वाइन है, एंड द व्हाट इज अ बॉडी ऑफ वाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन लाइक स्पार्कलिंग वाइन, टेबल वाइन। ये हम बाद में इसलिए डिस्कस करेंगे बिकॉज वंस वी नो द जनरल प्रोसेस या जनरल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन, so there are just simple tweaks and turns which a winemaker does to bring all those different kinds of types of wines into being, right? So let's get going with wine. Okay, so basically सबसे पहले हम बात कर लेंगे वाइन। बेसिकली हम जब हम वाइन बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि ग्रेप्स से हम वाइन बना रहे हैं, बट आप वाइन किसी और भी फ्रूट से बना सकते हो। सपोज यू आर हैविंग मे बी पीच वाइन और कोई किसी भी फ्रूट से, किसी भी फ्रूट जूस से आप वाइन बना सकते हैं। बट जब अभी हम यहाँ पे जब वाइन की बात कर रहे हैं, सो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ग्रेप्स एज अ फ्रूट जिसके हम जूस से आज हम वाइन बनाएंगे। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्रेप्स इनटू वाइन इज नोन एज विनिफिकेशन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ converting grapes into wine is known as vinification, and the general variety of grapes which are considered for wine making are Vitis vinifera or V vinifera. So these are the two things जो आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। अब let's start with कि हमारे with the harvesting of grapes, right? अब हमारे पास grapes हैं हमारी फील्ड में and now we have to start making wine from them. So it is a very common saying between winemakers that a winemaker is very happy to see his grapes rotting. Yes, you might be thinking कि ये कैसे? When your grapes are rotting, तो how are you happy? No, in winemaking there is a very special kind of fungi, okay, which is known as Botrytis cinerea. Okay, so this belongs to the Ascomycetes class of fungi. Okay, so what does this rot do is it's also called as the noble rot, right? अगर ये आपके ग्रेप्स में लग रही है, सो ये क्या करती है, ये शुगर्स को जो ग्रेप्स में है उनको बिल्कुल इंटैक्ट रखती है एंड जो वाटर है ग्रेप्स का उन्हें कम करने लगती है। बेसिकली बोट्राइटिस सिनेरा ये कर रही है एक वाइन मेकर के लिए कि वो उसके जूस को कॉन्सेंट्रेट कर रही है। दिस मीन्स कि जब इन रॉट लगे हुए ग्रेप से आप जूस निकालेंगे, इट विल बी हैविंग हाई शुगर कंटेंट, राइट? बिकॉज जो वाटर है वो यूज अप हो चुका है। सो इट इज वेरी एडवांटेजियस फॉर वाइन मेकर्स एंड मोर ओवर इट गिव्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ फ्लेवर टू योर वाइन विच वाइन मेकर्स यूजुअली टेल एज हनी लाइक और जिंजर लाइक। नाउ दीज फ्लेवर्स आर बिकॉज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड नोन एज फिनाइल एसिटल्डिहाइड. Okay, so this is a thing which is very much practiced, that a winemaker is very happy if there is rot in his grapes. If this noble rot is not there in grapes, because ये हर जगह नहीं होगा, ये उन्हीं vineyards में होगा जिसके आसपास maybe there is a river going and there are suitable conditions, right? तो जिनमें नहीं होगा, so the grapes which do not have this noble rot, wines from those kind of grapes will be very fruity in nature or very fruity on your palate, right? So after harvesting we have taken the grapes from the field. अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वाइन। सबसे पहले we will be de-stemming, तो जो स्टेम्स हैं वो हमें नहीं चाहिए हमारे प्रोसेस में, तो हम जो स्टेम्स हैं वो हटा देंगे एंड विल ओनली टेक द ग्रेप्स। अब ये करते कैसे हैं? सो देयर इज अ सिलेंडर इन विच वी पुट आवर ग्रेप्स and उस cylinder में there are holes which are size of the grapes, right? So when the cylinder is rotating, the stems will be left inside the cylinder and your grapes will come out, right? So okay, I hope this is clear.
and then after that you can crush your grapes and the juice of the grapes will come out. Now this is called as your must, M-U-S-T, must. After destemming and crushing, we have got the juice of the grapes, right? Now this juice will contain the grape juice, the seeds which are there in the grapes, and the peel of the grapes also. Yes, so there is a very important role of peels in wine making. The color which is imparted to your wine depends upon the peel. Now we need to go back a little. जो हमारे grapes होते हैं उनके peels में anthocyanins होते हैं, and those anthocyanins provide the color to your wine, right? So that is why we are keeping the skin or the peel of the grapes inside our must, that is the juice, so that we can extract color from the peels in our juice, right? So this is the basic processing for red wine. So if you are making a white wine, तो आप वो peels नहीं रखोगे, right? Because वो peels से आपको अब कोई color नहीं निकालना है, so you will just take the fruit juice, the grape juice, and you will ferment it, right? अब आप हमें क्या करना है, this must with the juice which we have got. Now since there is only limited amount of sugar which is present in the grapes, यानी जब grapes ripe हो गए तो उसमें अब उतना ही sugar है जो finally हमने harvest कर लिया. अगर हमें more alcohol content की wine चाहिए, so what we can do is, the best part is add some more sugar into it, so that while fermentation जो grape से हमें sugar मिल रहा है वो plus जो हमने additional sugar डाला है उससे ferment होके alcohol बन जाए, right? So this process is known as chaptalization, chaptalization, chaptalization. The process of adding more sugar or more sucrose into your must, which is the juice plus pulp plus seed mixture, उसमें जब आपने और sugar डाल दिया, this is known as chaptalization. ठीक है, अब ये एक वाइन मेकर हिसाब लगा के करता है that how much alcohol in the end he needs. Now you can also we also have to adjust the pH of our must. अगर ज़्यादा pH भी अच्छा नहीं है and less pH भी अच्छा नहीं है, so if there is more pH, like it's on the acidic side, so we add base like calcium carbonate, CaCO3, or we add chalk, that is potassium bicarbonate, KHCO3. And if it is on the basic side, then we add acids into it like tartaric acid. Okay, I hope that till this point it is very clear. अब since हमारे पास जो हमारे grapes थे वो हमने डायरेक्टली हार्वेस्ट कर लिए थे, अब ऑब्वियसली बात है उसमें नेचुरल फ्लोरा भी होगा. नेचुरल फ्लोरा की जब मैं यहाँ बात करता हूँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियाज, यीस्ट जो ग्रेप के साथ आए होंगे. नाउ द बेसिक पॉइंट इज, जब पहले हमारी वाइन मेकिंग हो रही थी, सो फॉर वाइन मेकर्स यूज्ड टू प्रेफर द नेचुरल फ्लोरा, राइट, कि जो नेचर में अवेलेबल है हम उसी के साथ वाइन बनाएंगे, राइट. सो अगर आपको वो नेचुरल फ्लोरा चाहिए, then you keep going, or to kill that wild yeast which is there in the natural flora and the bacteria, we add SO2 in our wine. SO2 डालने से क्या होता है, जितना भी wild yeast है वो हमारी मर जाती है, and then we can add our own specific cultures, right, so that there is no intervention of the wild yeast into our must, and our wine making process goes very smoothly. So after must preparation, then we have to go for fermentation. अब since हमारे पास initially बहुत ज़्यादा sugar है हमारे juice में, so initially the fermentation is at a very high pace. अब आपकी fermentation initially बहुत high चलती है and it is very tumultuous, and it releases a lot of heat. Now because of that the temperature rises up to 30 to 35 degrees centigrade, and the basic problem is at 35 degrees centigrade your yeast will stop working. अब यहाँ पे हमें बहुत ही वाइन मेकर को अपना फर्मेंटेशन टेम्परेचर डिसाइड करना होता है, बिकॉज हमें याद होगा कि हमने अपने पील्स भी ग्रेप के साथ डाले हैं. अब फॉर इफ देयर इज अ वार्म फर्मेंटेशन, there will be more anthocyanins extracted from the peel of the grape. That is, your wine will be having a more color if in a red wine context.
राइट, तो आपके वाइन में ज्यादा कलर होगा, इट विल बी मोर रेड इफ आपकी वार्म फर्मेंटेशन होगी। बट अगर आपने ज्यादा वार्म कर दिया तो आपकी जो यीस्ट है दैट देयर इज अ रिस्क कि वो मर जाएगी। सो यू हैव टू चूज अ वेरी वेल डिफाइंड टेम्परेचर की, जहां पे आपकी एक्सट्रैक्शन भी अच्छे से हो एंथोसाइनिन्स की, जहां पे आपकी यीस्ट भी अच्छे से फंक्शन करती रहे। ओके, so yeah, this is what I've written, warm fermentation are good for color। अब आपकी fermentation when it's complete, your fermentation, a natural fermentation will yield an alcohol percentage of 11.5 to 14.5% only। ओके, अब आप बोलोगे कि वाइन में तो इससे ज्यादा भी अल्कोहल परसेंटेज होती है। यस, बिल्कुल होती है, एंड दैट विल डिस्कस कि कैसे आती है वो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन। बेसिक प्रोसेस यही है, आप इतना ही अल्कोहल परसेंटेज वाइन में नेचुरली लेके आ सकते हो टिल 14.5%। अब आफ्टर योर फर्मेंटेशन इज डन, यू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड एज द एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, ये फर्मेंटेशन के दौरान ही चीज हो रही है। अब क्या होता है कि जब हम ये जो वैट है, सो वैट इज नथिंग बट अ कंटेनर जिसपे हम फर्मेंटेशन करा रहे हैं। अब हमारे पास इसमें पील्स भी हैं, ठीक है, एंड नॉर्मल यीस्ट फर्मेंटेशन में देयर विल बी CO2 रिलीज। अब जब CO2 रिलीज होगी तो ये जो पील्स है हमारे, दे विल फ्लोट अप इन द वैट, राइट, बट वी डू नॉट वांट दैट। अगर पील्स हमारे ऊपर फ्लोट करेंगे वैट में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो भाई उसमें से कलर कैसे एक्सट्रैक्ट होगा? दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन, कि हमें अपने पील्स में से एंथोसाइनिन्स और कलर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो वो कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस वी डू इज इट्स नोन एज रेमंटेज। अब इस प्रोसेस में क्या है, हम ना पाइप लगा देते हैं यहाँ नीचे से। अब नीचे से पाइप लगाने से क्या होगा कि हम यहाँ पे जो हमारी जूस फर्मेंट हो रहा है, हम इसको इस पाइप से ऊपर लेके जाएंगे एंड वी विल स्प्रिंकल इट ऑन टॉप। सो इससे क्या होगा कि ये जो जितने भी हमारे पील्स हैं ये वापस नीचे सेटल हो जाएंगे। अब इससे हमको ना दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा कि नॉर्मल नेचुरल एरिएशन क्रिएट कर रहा है ये हमारे जूस की, राइट। नेचुरल एरिएशन के साथ साथ अगर ये जो पील्स है वो ऊपर ही फ्लोट करते रहते, दे विल बी अ वेरी वेरी गुड प्लेस फॉर एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया विच कॉजेज एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हमें नहीं चाहिए, विच इज ऑल्सो अ मेजर माइक्रोबियल स्पॉइलेज इन योर वाइन, ठीक है, क्योंकि ये वार्म टेम्परेचर है एंड यहाँ पे एसिटोबैक्टर के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाती है ये ब्रीड करने के लिए, राइट। यहाँ पे लिखा है वेरी गुड प्लेस फॉर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट, हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, दैट इज हमने सारे जितने भी हमारे पील्स थे उसमें से हमने एंथोसाइनिन्स, कलर्स वगैरह सब अपने जितना एक वाइन मेकर को चाहिए उतना उसने निकाल लिया। नेक्स्ट वी गो फॉर मैसरेशन। मैसरेशन इज बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो बचे कुचे पील्स में अभी भी अगर कोई फ्लेवर्स हैं, कोई टैनिन्स हैं। नाउ दिस प्रोसेस विल डिपेंड फ्रॉम वाइन टू वाइन एंड फ्रॉम वाइन मेकर टू वाइन मेकर, राइट। ये कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है आपका मैसरेशन, ठीक है। अब आपकी जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप मैसरेशन के लिए भी रख सकते हो, सो दैट मोर फ्लेवर्स, मोर टैनिन्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर पील। अब इस चक्कर में हमारे ज्यादा टैनिन्स भी आ सकते हैं बाहर, राइट, सो दैट दिस विल मेक योर वाइन बिटर एंड मोर एसिड्स विल बी एक्सट्रैक्टेड। सो ये डिपेंड करेगा वाइन मेकर टू वाइन मेकर कि उसको कितने देर के लिए रखना है। Maceration can be up to 2 to 3 days or it may lead up to maybe 28 days also. It solely depends upon the person who is making the wine कि उसको कैसे अपनी वाइन को रखना है, more tannins, less tannins कैसा रखना है, right? So maceration is the process of extraction of flavors and tannins जो हमारे अभी भी पील्स में रह गए। जब हमारी fermentation और हमारा maceration process पूरा हो चुका है, then we will go for racking process। अब इस रैकिंग प्रोसेस में हो क्या रहा है, हमने जिस वैट में यानी जिस कंटेनर में हम अपनी फर्मेंटेशन और मैसरेशन कर रहे थे, अब जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गई, राइट, तो जो पील्स हैं हमारे ग्रेप्स के वो अब फ्लोट करना बंद कर चुके हैं बिकॉज यीस्ट अपना काम बंद कर चुकी है। अब और कोई CO2 रिलीज हो नहीं रहा है, तो अब जो पील्स है वो ऊपर आ नहीं रहे हैं सरफेस पे, दे सेटल डाउन। अब रैकिंग में हम क्या करते हैं, जो ऊपर का जूस है
जो ये जूस है हम ये निकाल देंगे, और जो ये पील है या ये जो सेडिमेंट करा है हम इसको ऐसे ही रहने देंगे. सो फ्रॉम वन कंटेनर we'll take it to another container so that there is maximum juice transfer and minimum sediment. Then from one container second container to other third container so that उससे भी कम सेडिमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो. अब जो जूस हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंटेनर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, इसको हम फ्री रन जूस बोलते हैं. ठीक है. अब इस फ्री रन जूस की क्वालिटी हमेशा बेटर होती है एंड उसके पास लेस टैनिन्स होते हैं. ठीक है. अब जो हमारा ये सेडिमेंट रह गए हैं, अब ऑफ कोर्स सी बात है इसमें भी कुछ जूस होगा. ओके. तो नेक्स्ट आफ्टर रैकिंग व्हाट वी विल डू इज वी विल डू प्रेसिंग. प्रेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, मे बी थ्रू अ न्यूमेटिक प्रेस और एनी प्रेस, हम क्या करेंगे जो सेडिमेंट जो इस वैट वन के में से जूस ट्रांसफर करने के बाद अब जो यहाँ पे ये सारा सेडिमेंट बच गया होगा, राइट, हम इसको यहाँ पे अब प्रेस करेंगे किसी प्रेस से. ठीक है. सो दैट हम इसमें से जूस एक्सट्रैक्ट कर सके. गाइस रिमेंबर प्रेसिंग से 10 to 15% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ जूस हमें मिलता है. ठीक है. जो टोटल वॉल्यूम ऑफ जूस है उसका 10 to 15% हमारा प्रेसिंग से आएगा. तो हम प्रेस करेंगे, बट ये हमेशा याद रखना है कि प्रेसिंग से जो जूस आएगा दैट विल बी वेरी हाई इन टैनिन्स. तो यूजुअली वाइन मेकर्स फर्स्ट प्रेस या सेकंड प्रेस उससे ज्यादा जूस नहीं लेते हैं कि जितना एक बार फर्स्ट प्रेस में निकल गया वो प्लस उसके बाद सेकंड प्रेस में जो निकला, बिकॉज उसके बाद टैनिन्स का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है एंड उससे आपकी वाइन की फ्लेवर प्रोफाइल खराब होगी. सो एंड द वाइन मेकर में ऑल्सो डिसाइड कि उसको प्रेसिंग्स वाला जूस लेना ही नहीं है. सो जो आपकी हाई क्वालिटी वाइन होगी मे बी वो केवल आपका फ्री रन जूस ही ले रही है, और जो लो क्वालिटी वाइन होगी वो प्रेसिंग से भी जूस लेगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर वाइन मेकर. यस. So the next step will be malolactic fermentation. A malolactic fermentation is followed after your alcoholic fermentation. That is why we also call it as the secondary fermentation. ठीक है. जब alcoholic fermentation by yeast आपकी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही malolactic fermentation होगा, and it is done by the bacteria Euconosta oinos. Right, and sometimes Pediococcus might also be involved in this fermentation. So this is the MLF. So this makes your wine much more smoother. Right, malic acid बहुत harsh है, lactic acid में convert हो गया, अच्छा flavor भी देगा, और जो बंदा उस जो wine को consume करेगा, for them also it is a more better taste. So after malolactic fermentation we are left with 4 basic processes. The first one is blending. तो blending is guys basically हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी तरीके की वाइन्स है which a company is making or which a winemaker is making. So since he wants that there should be a consistency of products all throughout. जो इस सीजन आ रहे हैं grapes, अब since grapes या harvest में आपकी हमेशा consistency नहीं आ सकती, right? तो what you do is you blend. Okay, so that there is consistency of your final product. So winemaker always has 2-3 types या 2-3 batches of wine, right? So वो उन सबको mix करेगा and it will make a blend which has the same, which will all throughout season 1, season 2, season 3 will be the same. So blending is the motive behind blending is basically कि जो हमारा final product है वो दोनों जो भी 2 या 3 प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करके बन रहा है उनकी इनकंसिस्टेंसीज को कम करे, और जो एक बेटर प्रोडक्ट उन तीनों से जो वो इंडिविजुअली है उनसे वो लेके आए. ओके. सो आफ्टर ब्लेंडिंग, वंस ब्लेंडिंग इज डन, वी गो फॉर मैचुरेशन. अब मैचुरेशन में बेसिकली इट डिपेंड्स अगेन. अब सो इफ इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वाइन, राइट, सो उसकी जो मैचुरेशन है वो ओक बैरल्स में होगी. And it will be for a longer time, maybe from 9 months, starting from 9 months to maybe 22 months or maybe more than 22 months. So depends upon what kind of wine you are having. Mostly generally wines mature करी जाती हैं stainless steel vats में, because oxygen के interfere करने का कोई chance नहीं है stainless steel vats में till the time the wine is bottled.
अब मैचुरेशन में बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी एसिडिटी है वो थोड़ी सी कम होगी, वाइन आपकी और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, it will give a more better palate when a person is drinking that wine which is matured. And this is the basic process. So if you are maturing your wine in oak barrels, the wine will also take some flavors from that oak barrel. Okay, so it might take some vanillin flavor or any kind of flavor जिसका barrel आपने बनाया है. Okay, and how you are treating that barrel. So there might be some pre-treatments also done to your barrel. Oh, right. So all depends upon the कि आप कितना किस तरीके की वाइन आप बनाना चाह रहे हो, depends upon the winemaker. After maturation, we come to filtration. अब in terms of wine, filtration plays a very very major role. Okay. First thing is कि filtration हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं करा है जहां पे हम अपनी वाइन को क्लियर कर सके. Right, so there will be some suspended particles left, there will be some yeast in the wine left, जो इस all throughout process चल रहा है. हमने कोशिश करी है कि हटाएं, but there will be something. तो filter तो करना है. Okay, one part is that clear कि हमें वो suspended particles हटाने हैं. But we need to very judiciously decide the pore size. Okay, otherwise आपकी wine की body खराब हो सकती है, आपके wine के flavors impact कर सकता है filtration. ठीक है. सो इफ यू आर गोइंग फॉर मे बी अर्थ मैटर फिल्ट्रेशन, सो आपके पास रफ फिल्टर्स हैं, आपके पास स्मूथ फिल्टर्स हैं. ओके, तो आप उसमें किस तरीके का सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज क्या है उस हिसाब से आप कर सकते हो. और यू कैन गो फॉर माइक्रो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कि आपने मेम्ब्रेन लगा दिया एंड दैट पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन हैज टू बी डिसाइडेड वेरी जुडिशियसली सो दैट योर बॉडी ऑफ द वाइन इज नॉट अफेक्टेड. आफ्टर फिल्ट्रेशन वी आर लेफ्ट विद बॉटलिंग. Up there for bottling there are 3 types of steps which you can follow. That you heat your wine up to 54 degrees centigrade and then bottle it, that is hot bottling. Okay, you pasteurize your wine and then cool it and then fill it, so that is cold bottling. And you bottle your wine and then pasteurize it, that is your tunnel pasteurization. So these are the 3 types of bottling procedures which we follow in the wine. Yes, so guys, now we are finished. After bottling we are finished with the basic manufacturing process of wine making. Okay, so now I'll tell you that what are the different kinds of wine. Okay, and how do we classify different kinds of wines, like when you are drinking it. Okay, so how do you classify different wines based on its residual sugars and based on how heavy the wine is and how light the wine is. अब ये terms जो है वो हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे. एंड द बेसिकली मैंने पहले मैन्युफैक्चरिंग इसलिए बताया बिकॉज देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोसेस है हम क्लासिफिकेशन हो कैसे रही है, प्रोसेस में क्या चेंज करेंगे सो दैट हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वाइन्स मिलेंगी. ओके, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन वी हैव इज, सो स्टार्टिंग वी हैव स्पार्कलिंग वाइन. ओके, सो स्पार्कलिंग वाइन का हम सब लोगों ने काफी बार सुना है. द मोस्ट कॉमन स्पार्कलिंग वाइन इज शैंपेन. अब स्पार्कलिंग वाइन में होता क्या है, देयर इज CO2 एडिशन, सो इट इज लाइक मोर फिजी, सो एंड इट विल गिव यू अ वेरी sparkling nature. That is why it's known as the sparkling wine. Okay, so carbon dioxide bubbles will be popping from the bottom to the top. अब जो ये sparkling wine है इसमें आप CO2 addition initially भी कर सकते हैं and this CO2 can be done inside bottle also. That is secondary fermentation inside the bottle of champagne. Okay, so champagne is basically a party wine. During festive occasions you can people usually have champagne, although you can have anytime whatever you wish. Next is your fortified wines. Now what are fortified wines? Guys, do not confuse this fortified wines with the basic food fortification कि हम इसमें कोई nutrients या minerals ऐड कर रहे हैं. नहीं, fortified wines are basically, मैंने आपको बताया था कि by natural fermentation you can only get alcohol content up to 12.5 to 14.5%. अब अगर आपको इससे ज्यादा अल्कोहल कंटेंट चाहिए अपनी वाइन में, यू हैव टू फोर्टिफाई इट. अब फोर्टिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है दैट यू ऐड सम ब्रांडी इनटू इट और यू ऐड सम स्पिरिट, न्यूट्रल स्पिरिट जिसका कोई टेस्ट नहीं है, टू इंक्रीज द अल्कोहल कंटेंट. अब आप सोचोगे कि यार वाइन में ब्रांडी मिला दिया, ये तो 2 अल्कोहल्स मिक्स कर दिए हैं. नहीं,
Actually, the name brandy means burnt wine. So what does brandy means? Burnt wine. Burnt wine actually. So there is a short story about this. जब बहुत सारे when people used to travel by ship, तो wine is बहुत dilute होती थी, right? उसमें पानी है. So the travelers who were traveling, they thought कि ऐसा करते हैं, wine को थोड़ा concentrate कर लेते हैं, and when we will reach our destination, हम उसमें पानी मिला के we will sell that thing. अब जब उसको इन लोगों ने हीट करा, उसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया, और उसको हमने उस टाइम बैरल्स में हम सप्लाई करते थे, या हम लेके जाते थे किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, तो वो मेच्योर हो गई, एंड द टेस्ट वाज सो गुड, the people, so they never diluted it again, so it was termed as burnt wine. It is known as brandy. तो हम ग्रेप्स का ही किसी और वेराइटी या मे बी उसी वेराइटी की ब्रांडी को हम ग्रेप्स में मिला सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें अल्कोहल ज्यादा है, इसमें डाल देंगे तो इसकी अल्कोहल परसेंटेज बढ़ जाएगी. These wines are known as fortified wines. So the best example of a fortified wine is port wine. Okay, port wine, P-O-R-T, port wine. Aromatized wines are basically आपने wine पूरी बना ली है, now you want to infuse your wine with maybe some herbs or maybe some flavors. So this is basically a very common example of aromatized wine is the vermouth wine. Okay, so in that wine there is vanillin flavor added. It is basically a white wine on which vanillin flavor plus some herbs are added. So those wines are known as aromatized wines. The fourth kind of wine is table or still wines. Now these are the wines which you will mostly find people having with during their dinners, right? यहीं पे हमारी जो मोस्ट कॉमन वाइन्स है वो आती हैं, जैसे रेड वाइन, वाइट वाइन, रोजे वाइन. ओके, अब जो रेड वाइन्स हैं यहाँ पे बेसिक मैं थोड़ी सी फूड पेयरिंग बताऊंगा. रेड वाइन इज बेसिकली had with red meat, and white wine is taken with white meat. White meat like chicken or your fish, and red meat like your pork. Okay, so red wine and white wine are your table or still wines. Then the next wine is sherry. So sherry is very specific. Although सारे ही wines, I like to tell you, जो wines हैं they are very specific to region. Okay, अगर हम champagne बोल रहे हैं, so there is a region in France known as Champagne, and from there from there the grapes which are harvested there and the wine which is made there is known as champagne. Okay, अगर हमने कहीं भी और सपोज इंडिया में कोई ग्रेप्स बने हुए हैं, हार्वेस्टेड हैं, हमने उससे वाइन बनाई, and we have carbonated it, it will not be called as champagne, it will be called as sparkling wine. Okay, only the wine which is sparkling and has come from the region in France known as Champagne will be called as sparkling champagne wine. Okay, I hope you have a very clear idea कि किसको champagne बोलना है और किसको sparkling wine बोलना है. तो sherry is from Spain. So there is a very different process which these people follow while making sherry. Is they harvest the grapes and उसको sun dry करते हैं grapes को. And after sun drying they spray some gypsum or they put gypsum on the grapes so that the pH decreases, there is more alkali nature, and then they do all the process of the wine making कि juice निकाला, ferment करा. And another very common is Madeira. अब Madeira का basically क्या है, वो बिल्कुल similar to sherry है, but उसको approximately 3 months तक एक स्पेशल रूम्स कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं विच आर नोन एज एस्टूफास. उनको मेडीरा को 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पेशली कंस्ट्रक्टेड रूम्स एस्टूफास में हीट करा जाता है अप्रोक्सीमेटली फॉर 3 months, एंड फ्रॉम देयर इट गेट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ फ्लेवर. अब ये हमारी बात हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स की. अब हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन व्हेन वी आर सेइंग दैट व्हाट इज द बॉडी ऑफ द वाइन. A body of the wine depends upon your alcohol content of the wine, the acidity content of the wine, and tannin. Up to understand body of wine, I'll basically give you an example. जब आप पानी को maybe swallow करते हो या when water is there in your mouth, you feel some different sensations. Yeah, you feel a very light weight on your tongue. Okay, but whereas when you're having milk, there is more weight on your tongue.
इफ यू आर गेटिंग दिस टू डिफरेंस कि वाटर और मिल्क के बीच में डिफरेंस एंड द वेट ऑन योर टंग, यू विल इजीली अंडरस्टैंड द बॉडी, व्हाट्स द बॉडी ऑफ अ वाइन. ठीक है. सो व्हेन यू आर हैविंग वाटर इट इज अ वेरी लाइट बॉडी. ठीक है. आपको बिल्कुल भी अपने टंग पे वेट महसूस नहीं होगा. बट व्हेन हैविंग मिल्क आपको अपने टंग पे बहुत वेट महसूस होगा. सो दिस इज अ हैवी बॉडी. ओके. सो वाइन कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3, लाइट, मीडियम एंड हैवी. अगर हम इन लाइट, मीडियम, हैवी को अल्कोहल परसेंटेज पे डिवाइड करें तो लाइट वाइन इज बेसिकली लेस देन 12% अल्कोहल, मीडियम वाइन इज 12.5 to 13.5% अल्कोहल एंड हैवी वाइन इज ग्रेटर देन 13.5% अल्कोहल. ओके. अगर हमें लाइट वाइन बताना है तो लाइट वाइन विल गिव यू अ वेट लाइक वाटर और स्किम मिल्क. ऐसा लगेगा आपको. सपोज इट विल बी मोर वाटरी, इट विल लीव अ वेरी गुड आफ्टर टेस्ट. Okay, the taste will be there in your mouth for a very long time. For your medium wine will have a weights between skim milk to whole milk. ठीक है. अब जब whole milk आ गया मतलब फैट, तो यहाँ पे फैट को बहुत मतलब फैट के साथ से जैसे मिल्क में वेट बढ़ रहा है, ओके, वैसे ही वाइन में अल्कोहल और एसिडिटी के साथ एक वेट बढ़ता है. ओके. अब when you're talking about heavy wines is you can imagine as whole milk to cream. Okay. The people who are wine tasters, they also describe heavy wine as very chewy. ठीक है. It is very it is very heavy. That is why it's known as heavy body wine. Up so now you're understanding. So if a winemaker wants to make a medium body wine, वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहाँ चेंजेस करेगा. ठीक है. वो फर्मेंटेशन थोड़ी सी पहले रोक देगा सो दैट देयर इज लेस अल्कोहल कंटेंट. ठीक है. या जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो लेस टैनिन्स एक्सट्रैक्ट करेगा. दैट इज व्हाई मैन्युफैक्चरिंग पहले बढ़नी बहुत जरूरी थी. सो इससे हम बॉडी डिसाइड कर पाएंगे वाइन की कि बॉडी कैसे हम अपनी वाइन की चेंज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द स्वीटनेस ऑफ योर वाइन. अब how do you decide that what are different classes of wines on basis of sweetness. अब sweetness is basically residual sugar. ठीक है ना. मतलब जो आपकी रेजिडुअल शुगर बच गई, क्योंकि यीस्ट ने सारी शुगर तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दी. अगर कुछ शुगर बची होगी इट विल ऐड टू द स्वीटनेस ऑफ द वाइन. ओके. सो स्वीटनेस विल स्टार्ट यूजुअली फ्रॉम 0% to 20%. अब between 0 to less than 3% of sweetness we call as dry wine. Ki these wines are called as dry wine. From 3 to 5%, that is greater than 3 and less than 5, we call as semi sweet. From less than 7% to greater than 5% we call as sweet wine. And above that, मतलब 7 to 9 के बाद वाली जितनी भी वाइन्स है we call them desert wines. Okay, so this is the whole thing which is there about wines. अब इसके बाद if you want to learn more then please do tell me. I can also do a video on how do we really taste wine and what are the other parameters by which wine is judged, and there is special kind of glasses in which people usually drink wine. So yes, we can do a video, and if you want that please do tell and comment. And thank you. If you're liking this content, please do like this video and tell us. Thank you.